दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/radioudan, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/radioudan, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। देश के लिए टोक्यो पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीतने वाली भाविनाबेन पटेल ने कहा, वे खुद को नहीं समझती हैं दिव्यांग। मद्रास उच्च न्यायालय के राज्य सरकार को निर्देश, डिसेबल्ड फ्रेंडली बसों की खरीद के लिए 4 हफ्ते के भीतर रोड मैप करे प्रस्तुत। भारत के प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने विकसित की भारत की पहली मोटर चालित व्हीलचेयर। तमिलनाडु की एक आदिवासी मां मजबूर है अपने बच्चे को खंबे से बांध कर रखने को, राज्य सरकार से लगाई मदद की गुहार। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू कर जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। बदलता दो जो बदलेगा समाज की सोच को। बदलता दो जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5
सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ में हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरी। सुनते हैं खबरें कुछ विस्तार से। मैं खुद को नहीं समझती दिव्यांग, भाविना बेन पटेल। दोस्तों हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली भाविना बेन पटेल ने कहा है कि वे खुद को विकलांग नहीं समझती और ये भी कि उनका पैरालंपिक्स का प्रदर्शन ये दिखाता है कि वे किसी से कम नहीं, उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। गुजरात से आई 34 साल की भाविना बेन पटेल ने कहा कि मैं हर काम कर सकती हूँ। पैरा गेम्स का स्तर आम खेलों से नीचे नहीं या अलग भी नहीं है। दोस्तों भाविना को 12 महीने की उम्र में ही पोलियो हो गया था। उन्होंने कहा कि चाइना से टेबल टेनिस में लड़ना नामुमकिन नहीं है। अगर हम ठान लेते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपनी उपलब्धि के लिए कोचेस को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे हर जरूरी टिप्स और ट्रिक्स सिखाए। उनके बगैर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। अलग अलग संस्थाओं से मिले सपोर्ट के लिए भाविना ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे फाइनेंशियल मदद के लिए SAI, टॉप्स, PCI, गवर्नमेंट, OGQ और ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन की ऋणी रहेंगी। भाविना ने अपने परिवार का सपोर्ट सबसे अधिक महत्वपूर्ण होने की बात भी की है। मद्रास उच्च न्यायालय ने दिए निर्देश, राज्य सरकार को कहा 4 हफ्ते में अनुकूल बसेस की खरीद के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करे। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति आदि केसवालू की पहली पीठ ने मामले पर दायर रीट याचिकाओं पर आदेश जारी किया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 4 हफ्ते का समय देते हुए विकलांगों के अनुकूल बसेस की खरीद के लिए एक प्लान बनाने को कहा है। तमिलनाडु परिवहन विभाग ने इस पर समय मांगते हुए कहा कि महामारी की वजह से वित्तीय नुकसान हुआ है और शहर की सड़कों की स्थिति को लेकर लो फ्लोर बसेस को संचालित करने में मुश्किलें आ रही हैं। जवाब में अदालत ने कहा है कि राज्य रोड मैप दिखाने के लिए समय मांग रहा है, जबकि पिछले आदेशों में ही इसे संदर्भित किया गया था। राज्य उचित आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए भी समय मांगता है। आदेश सुनाने के बाद अदालत ने मामले को 30 सितंबर तक का समय दिया है। न्यायाधीशों ने कहा कि उचित उपाय बहुत पहले ही किए जाने चाहिए थे ताकि चीजें ऐसी स्थिति में आए ही ना। बहुत अधिक विकलांग अनुकूल बसेस खरीद की जानी चाहिए थी और सड़क की स्थिति में भी सुधार होना चाहिए था। महामारी के कारण गंभीर नुकसान के बावजूद भी ये चीजें होनी चाहिए, ऐसा अदालत ने कहा। तमिलनाडु की एक आदिवासी मां है मजबूर अपने बच्चे को खंबे से बांध कर रखने के लिए सरकार से मांगी मदद। दोस्तों जब कोई गुम्मिदी पुंडी के मेट्टुथेरू में नारी कुरावर आदिवासी बस्ती का दौरा करता है तो उसकी नजर तुरंत एक 5 साल के लड़के पर जाती है, जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है क्योंकि उसे एक खंबे से बांध कर रखा जाता है। उसकी मां ने इस पर सफाई दी है कि लड़का मानसिक रूप से विकलांग है। 5 वर्षीय कुरुप्पासामी की मां सौंदर्या को डर है कि उसका बच्चा बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है और उसकी स्थिति का निदान करने और उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास संसाधनों की कमी है। बाल विवाह की शिकार सौंदर्या ने 14 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी। वे बताती है कि कुरुप्पास्वामी मेरा सबसे बड़ा बेटा है। मेरा एक 3 साल का बेटा भी है और उसने भी बात करना शुरू कर दिया है, लेकिन मेरे बड़े बेटे ने अभी तक बात करना भी शुरू नहीं किया है। उसकी बौद्धिक अक्षमता के कारण उसे सरकारी स्कूल में भर्ती नहीं किया जा सका। क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहा, इसीलिए उसे दोपहर का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। सौंदर्या आगे कहती है कि वो अन्य महिलाओं की तरह मोती बेचने के लिए अपना घर नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि उसका बच्चा भाग सकता है और इसीलिए उसने एक कपड़े से लकड़ी के एक डंडे से उसे बांध कर रखा है।
वे बताती है कि वो दूर स्थानों तक भाग जाता है। अगर वो गलत हाथों में लग जाए तो वो एक बंधुआ मजदूर के रूप में समाप्त हो जाएगा, या फिर स्थिति इससे भी बदतर हो सकती है। सरकार और अच्छे समझदार लोगों से सौंदर्या याचना करती है कि उसे किसी प्रकार की मदद मिले। उसने कहा, हम सिर्फ सरकार या व्यक्तियों से कुछ चिकित्सा सहायता चाहते हैं ताकि बच्चे की मदद की जा सके, ताकि वो भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जा सके। यहाँ परिवारों का कहना है कि गरीबी के कारण उनके बच्चों को स्वस्थ भोजन नहीं मिल पाता है। सौंदर्या ने कहा है, हमें राशन चावल मिल जाता है, लेकिन ये परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें मदद की जरूरत है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि बढ़ते स्क्रीन टाइम और बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है। दोस्तों, आजकल हम सुनते रहते हैं कि युवा पीढ़ी के लोग सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स की वजह से कई तरह से नुकसान झेल रहे हैं। 2000 के दशक से जब सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स की शुरुआत हुई, युवाओं में अवसाद और आत्महत्या का स्तर भी बढ़ने लगा। ये चीजें सर्वव्यापी हो गई। युवा पीढ़ी की चिंताओं में इजाफा हो गया। लोकप्रिय और अकादमिक प्रेस में कई लेख दावा करते हैं कि डिजिटल माध्यमों का अत्यधिक उपयोग स्पष्ट रूप से युवा लोगों में मनोवैज्ञानिक संकटों से जुड़ा हुआ है। इस संबंध को नकारना मूर्खता है। कुछ सबूत तो इतने निश्चित हैं कि डिजिटल तकनीकों से अमेरिका के युवाओं को इतने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रही है कि अब अगर युवाओं को उपकरणों के उपयोग को कम करने के लिए कोई नियम लाया जाए तो ये अमेरिकी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में से एक होगा। दोस्तों, समस्या केवल एक ही है, फोन और लैपटॉप पर बिताया गया समय। ये घातक हो सकता है। दोस्तों, इन मामलों के अभ्यास में एक छुपी हुई समस्या और भी है। लोग अपने डिजिटल स्क्रीन टाइम का सटीक अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि जो चीज आप आदतन करते हैं उसे ठीक से याद कर पाना मुश्किल होता है। शोधकर्ताओं ने अब धीरे धीरे फेसबुक और इंटरनेट के उपयोग के समय को लेकर जमा की गई जानकारी की विसंगति को उजागर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने पाया है कि वास्तविकता में किया गया उपकरणों का उपयोग और रिपोर्ट किया गया उपयोग, इनके बीच काफी फर्क है। ऐसे में स्क्रीन टाइम को सही से मापने के लिए दोष रहित उपायों की जरूरत है। युवा लोग खासकर ये डेटा ठीक से नहीं बता पाते। वे हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ अनुमान बताते हैं। ये ठीक ऐसा ही है कि जैसे कि किसी के अंदर कोविड का संक्रमण हो और टेस्ट के नतीजों से पहले वो खुद को दिलासा दे रहा हो कि टेस्ट नेगेटिव ही होगी। इस मानसिकता का मुकाबला कैसे किया जाए? व्यावहारिक रूप से त्रुटिपूर्ण जानकारी पर भरोसा रखकर गलत संशोधन पर खर्चा किया जाएगा और स्वास्थ्य का भी नुकसान होता रहेगा। गलत डेटा की वजह से मानसिक रोग और डिजिटल प्रौद्योगिकी और मनोवैज्ञानिक संकट के बीच संबंधात्मक कड़ी अनिर्णायक है, लेकिन नौजवान छात्रों के बीच अवसाद और आत्महत्या के विचारों का स्तर अनिर्णायक नहीं है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया युवाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समय और संसाधनों की बड़े स्तर पर बर्बादी हो रही है। हमें इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को लेकर क्या, कैसे और किसके लिए जैसे सवालों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर पेश होने वाली चीजों के मुकाबले ये समस्याएं काफी जटिल है। अग्रणी रियल एस्टेट प्लेयर अक्षय ने चेन्नई में शुरू की है एक समावेशी आवास परियोजना। विकलांग बच्चों के माता पिता की चिंता को कम करने के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन की गई अक्षय टुडे परियोजना चेन्नई के आईटी कॉरिडोर में केलम्बक्कम में एक योजना बनाई जा रही है। इस परियोजना पर अग्रणी रियल एस्टेट खिलाड़ी अक्षय, स्कैन यानी कि स्पेशल चाइल्ड असिस्टेंस नेटवर्क और विद्यासागर इसमें साझेदारी से काम करेंगे। ये परियोजना क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, 2 एकड़ के बगीचे के साथ साथ रेलिंग, रैंप्स, ऑडियो घोषणाएं और लिफ्ट पर ब्रेल के साथ सुसज्जित की जा रही है। इसमें कई विकलांगता के अनुरूप सुविधाओं की पेशकश की गई है। इस परियोजना को 2022 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
अक्षय के अध्यक्ष और सीईओ चिट्टी बाबू ने कहा, हम हमेशा कुछ अनोखा और अलग करने की तलाश में रहते हैं। स्कैन की समायोजी अवधारणा ने हमें इस श्रेणी में अपनी काबिलियत सिद्ध करने का एक मौका दिया है। इस क्षेत्र में हमारी 26 साल की विशेषज्ञता के साथ हमने स्कैन सदस्यों के विभिन्न सुझाव लेकर एक समग्र आवाज समाधान प्रदान करने की कोशिश की है। दोस्तों, स्कैन ग्रुप होम्स सभी आधुनिक सुविधाओं, विकलांगजनों के लिए उपयुक्त देखभालकर्ता, सहायता, भोजन, हाउसकीपिंग और रखरखाव के लिए प्रतिबंधित सेवाओं के साथ आएंगे। स्कैन के प्रबंध ट्रस्टी गोपीनाथ रामकृष्णन ने कहा कि विशेष बच्चों के माता पिता उनके लिए परियोजना में एक फ्लैट खरीद सकते हैं, जबकि उनके बच्चे उसी परिसर में अन्य घरों में कार्यवाहकों के साथ भी रह सकेंगे। जब माता पिता यात्रा पर हो या फिर आपातकालीन कार्यों में बिजी हो, तब केयरटेकर्स बच्चों का ध्यान रखेंगे। अक्षय टुडे परियोजना 21 एकड़ में फैली मिनी टाउनशिप होगी, जिसमें 1, 2 और 3 BHK घर होंगे। इसके अलावा भी इसमें अनुकूलन के लिए जगह रखी गई है। इन घरों की कीमतें भी साधारण रखी जाएंगी। स्कैन स्वरोजगार और समर्थित रोजगार विकल्पों की एक श्रृंखला के साथ एक व्यावसायिक केंद्र और अक्षय टुडे परिसर में दिव्यांगों के साथ साथ अन्य भी सभी के लिए चिकित्सा उपचार प्रदान करेगा। इससे विकलांग बच्चों के परिवारों या विशेष आवश्यकता वाले किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जीने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आइए करते हैं बातें कुछ इस साल के पैरालंपिक्स के बारे में। जान लेते हैं कि कैसा रहा है इस साल का टोक्यो पैरालंपिक्स भारत के लिए। दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक्स के अब भी 2 दिन बाकी है। बेशक इस साल के पैरालंपिक गेम्स भारत के लिए यादगार रहे। दोस्तों, पैरालंपिक्स में 30 अगस्त का दिन यानी पैरालंपिक्स का 6ठा दिन भारत के लिए सबसे ज्यादा खास रहा है। इस दिन कुछ ही घंटों के समय में इंडिया ने जीत लिए 5 मेडल्स, जिसकी वजह से इंडिया के मेडल्स का काउंट 2 से सीधा 7 पर पहुंच गया। दोस्तों, भारत के लिए ये बड़े गर्व की बात है। एक नई शुरुआत है। 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच खेले जा रहे 2021 के पैरालंपिक्स में भारत ने 9 खेलों में हिस्सा लिया। बैडमिंटन, स्विमिंग, टेबल टेनिस, पावर लिफ्टिंग, ताइक्वांडो, आर्चरी, कैनोइंग, शूटिंग तथा एथलेटिक्स। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे 54 एथलीट्स में से 7 को मेडल मिला है। पैरालंपिक्स के 7वें दिन शूटिंग में सिंहराज अदाना को ब्रॉन्ज मेडल मिला। वहीं महिलाओं में भारत की रूबीना फ्रांसिस 7वें स्थान पर रही। एथलेटिक में मरियप्पन थंगवेलु ने सिल्वर मेडल जीता तथा शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत की शान बढ़ाई। मेंस हाई जंप में भारत के वरुण सिंह भाटी रहे 7वें स्थान पर तथा महिलाओं में सिमरन शर्मा 5वें और भाग्यश्री जाधव रही 7वें स्थान पर। 206 दिन शूटिंग में भारत की अवनी लेहारा ने गोल्ड मेडल जीता तथा पुरुष वर्ग में भारत के स्वरूप उन्हाड़कर रहे 4थे स्थान पर। एथलेटिक्स में योगेश काथुनिया ने सिल्वर मेडल की कमाई की। वहीं मेंस जैवलिन थ्रो में सुमित अंतिल को मिला गोल्ड मेडल, जबकि इसमें संदीप चौधरी रहे 4थे स्थान पर। टेबल टेनिस में भाविनाबेन पटेल ने सिल्वर मेडल पर जीत हासिल की। वैसे ही मेंस हाई जंप में निषाद कुमार ने जीता एक और सिल्वर भारत देश के लिए। महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में अवनी लेकाहारा ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित करते हुए गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, एक और गर्व की बात यह है कि जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने खुद का ही विश्व रिकॉर्ड दूसरी बार तोड़ते हुए तीसरी बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल की प्राप्ति की है। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है।
अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वाह, ये बच्चा कितनी अच्छी फ्लूट बजाता है। कितना सुरीला बजा रहा है। मेरा नाम है शिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे इसे मिलकर सुनिएगा क्योंकि मैं भी इसे सुनता हूँ। ये शिंचन कहाँ से आ गया? जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और सबको घुमा दो। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है। माय ओपिनियन सेक्शन कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। विकलांग जनों के लिए लोन की सुविधा। दिव्यांगों को दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्हें मदद के लिए विशेष सहायता की जरूरत होती है। ये मदद काफी महंगी पड़ सकती है, इसीलिए कुछ बैंकों और NBFC ने एक लोन स्कीम तैयार किया है जो ऐसे लोगों को मदद कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया और NHFDC यानी नेशनल हैंडीकैप एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। इन दोनों ने मिलकर प्रस्तुत की हैं 2 योजनाएं जिनके आधार पर मदद पाने के लिए विकलांग जन लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्टार मित्रा पर्सनल लोन के बारे में। ये एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए सहायता के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति आधुनिक सहायता खरीदने के लिए ऋण ले सकते हैं जो उन्हें स्वतंत्र बनने में मदद करेगा। इन एड्स में साष्टांग अंगों से लेकर व्हीलचेयर या कंप्यूटर तक सब कुछ शामिल है। ऋण का विवरण या लोन का विवरण कुछ इस प्रकार है। सभी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, उनके लिए ये लोन उपलब्ध है। शारीरिक रूप से विकलांग नाबालिग व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से लोन हासिल कर सकते हैं। ये लोन गैर सरकारी संगठनों या अन्य बिचौलियों या एजेंट्स के लिए उपलब्ध नहीं है। ये लोन एक सुरक्षित लोन है और निर्दिष्ट अवधि के लिए मांग पर दिया जाएगा। उपलब्ध अधिकतम राशि है 1 लाख रुपए। ऋण की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। लोन देते समय 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के या कानूनी अभिभावकों की आय पर पात्रता के लिए विचार किया जाएगा। ये लोन भागों में वितरित किया जाएगा। कार्यकाल 12 से 60 महीने तक का होगा। पहली किश्त पूर्ण संवितरण के 1 महीने के बाद या पहले संवितरण के 3 महीने बाद, जो भी पहले हो उसके देय होगी। बैंक ऑफ इंडिया को इस लोन के लिए किसी भी बीमा की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वे उधारकर्ताओं को सुरक्षा उपाय के रूप में ऋण की राशि के लिए बीमा जमा करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरी योजना के बारे में। NHFDC लोन्स। राष्ट्रीय विकलांगता वित्त और विकास निगम NHFDC विभिन्न योजनाओं के तहत विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि इस लोन के अंतर्गत कौन सी कैटेगरीज आती हैं। ये ऋण SCA और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं को दिया जाएगा। माइक्रो फाइनेंसिंग योजनाएं। मानसिक रूप से मंद व्यक्ति के माता पिताओं को भी ये ऋण मिल सकता है। विकलांगों के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के वित्त पोषण की योजनाओं के लिए, विकलांगों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की योजनाओं के लिए, कौशल और उद्यमिता विकास के लिए, वित्तीय सहायता योजना, विकलांगों के लिए स्वयं रोजगार शुरू करने के अवसर के लिए, भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों, बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अन्य पात्र संस्थानों को पुनर्वृत्ति की योजना के लिए,
ऐसी विभिन्न योजनाओं के लिए ये लोन दिया जा सकता है। दोस्तों, ये दोनों लोन्स योजनाएं वर्तमान में विकलांग व्यक्तियों के लिए ऋण के लिए उपलब्ध हैं। कुछ प्रकार हैं जो विकलांग व्यक्तियों को बैंक खाते खोलने और स्वतंत्र रूप से लेन देन करने में मदद करते हैं। कई बैंक विकलांग व्यक्तियों के लिए रियायती सेवाएं और कम शुल्क भी प्रदान करते हैं। यहाँ दी गई जानकारी किसी भी समय परिवर्तन के अधीन है। निर्णय लेने से पहले संबंधित प्राधिकरण से व्यक्तिगत योजनाओं के विवरण की जांच करना उचित रहेगा। लुइस ब्रेल वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की तरफ से 29 अगस्त 2021 को संस्था की ओर से सरकारी कॉलेज के नजदीक दोरंगला रोड, जिला गुरदासपुर में दस्तावेज और वैक्सीन कैंप लगाया गया। इस संस्था की ओर से अलग अलग जिलों में इस तरह के कई कैंप्स लगाए जाते हैं। इस कैंप को लगाने के लिए मानयोग डिप्टी श्री मोहम्मद इशफाक और उनकी पूरी टीम का सहयोग मिला। इस कैंप में आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, पेंशन फॉर्म, रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, रेलवे ई कार्ड दस्तावेज बनाने के साथ साथ वैक्सीन भी लगाई गई। और इस कैंप को और भी अच्छे ढंग से चलाने के लिए सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल श्री गुरिंदर सिंह कलसी के साथ साथ कॉलेज के स्टाफ का पूरा सहयोग मिला। इस कैंप में मेडिकल टीम, आधार कार्ड टीम, सीडीपीओ टीम ने अपना पूरा योगदान दिया। भारत के प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने विकसित की है भारत की पहली मोटर चालित व्हील चेयर। दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने सोमवार को भारत के पहले स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन के विकास करने की घोषणा की, जिसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि असमान इलाकों में भी किया जा सकता है। संस्थान ने एक बयान में कहा कि नियो बोल्ट नामक एक व्हील चेयर की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित होती है, जो हर चार्जिंग के बाद 25 किलोमीटर चल सकती है। नियो बोल्ट को IITM शोधकर्ताओं द्वारा लोकोमोटर विकलांगता वाले लोगों के बीच काम करने वाले संगठनों और अस्पतालों के परामर्श से विकसित किया गया है। व्हीलचेयर को उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए और निरंतर डिजाइन में बदलाव करने के बाद ही बनाया गया है। IIT मद्रास की फैकल्टी हेड सुजाता श्रीनिवासन ने कहा कि हमारे केंद्र की दृष्टि में कार्यात्मक और किफायती सहायक उपकरण बनाना ही सबसे जरूरी बात है। आप कितनी बार किसी स्कूल या कार्यालय या किसी दुकान या थिएटर में व्हीलचेयर उपयोगकर्ता को देखते हैं? TTK सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड डिवाइस डेवलपमेंट R2D2 ने इस व्हीलचेयर को बनाया है। व्हीलचेयर उपयोगकर्ता आमतौर पर अपने घर की 4 दीवारों तक सीमित हो जाते हैं। इससे उनकी सामाजिक भागीदारी और अर्थव्यवस्था में योगदान करने की उनकी क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। नियो बोल्ट का व्यवसायीकरण यानी मार्केटिंग नियोमोशन नामक स्टार्टअप के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी स्थापना श्रीनिवासन और IIT मद्रास के पूर्व छात्र स्वस्तिक सौरभ डैश ने किया है। स्टार्टअप ने स्वास्थ्य और जीवन शैली को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यक्तिगत व्हीलचेयर नियोफली भी विकसित किया है और व्यावसायिक रूप से लॉन्च भी कर दिया है। इस व्हीलचेयर में उपयोगकर्ता के हिसाब से 18 अनुकूलन किए गए हैं, जो आवश्यकताओं के लिए एकदम सही फिट सुनिश्चित करते हैं। अनुमान है कि भारत में सालाना लगभग 3 लाख व्हील चेयर्स बेचे जाते हैं, जिनमें से 2.5 लाख आयात किए जाते हैं। भारत में बेचे जाने वाले सभी व्हील चेयर्स में लगभग 95% व्हील चेयर्स एक ही आकार के सभी के लिए फिट व्हील चेयर्स हैं, जिनमें व्यक्ति के हिसाब से अनुकूलन करने के लिए बहुत ही कम जगह होती है। इससे गतिशीलता भी प्रबंधित हो जाती है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और आत्मविश्वास कम हो सकता है। डैश ने कहा, न्यू फ्लाई पर्सनलाइज्ड व्हील चेयर 39,900 रुपए में उपलब्ध है और न्यू बोल्ट मोटराइज्ड एड ऑन 55,000 रुपए में उपलब्ध है। हम सुविधाजनक EMI विकल्प भी प्रदान करते हैं। उपयोगकर्ता हमारी वेबसाइट पर पंजीकरण करके सिर्फ 1,000 रुपए में अपने ऑर्डर का प्री बुक कर सकते हैं। नियो फ्लाई और नियो बोल्ट
दोनों ही वर्तमान भारत के 28 राज्यों में 600 से भी अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। दैश ने बताया कि इनके लिए प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। फिर से एक बार जयंत बात कर रहा हूँ भूमिका ट्रस्ट की तरफ से। सभी इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इंस्पायर कर रहे हैं कि हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो आने वाले टाइम के लिए एक अच्छी खबर है कि जो कि ओपन बुक एग्ज़ाम जो पोर्टल था उसके ऊपर इमेज कैप्चा था, तो अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को हटा लिया है एक दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। और इतना ही नहीं, जो आपका रिज़ल्ट पोर्टल था उस पर पहले सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई भी ब्लाइंड अपना रिज़ल्ट अपने आप नहीं देख सकता था, उसको एक अपने कंपेनियन या किसी फ्रेंड की ज़रूरत पड़ती थी जो कि उसको इमेज कैप्चा पढ़ के बताता था। बट भूमिका ट्रस्ट के इंटरवेंशन के बाद ये पॉसिबल हो पाया है कि अब DU का जो रिज़ल्ट पोर्टल है उस पर आपको इमेज कैप्चा ही नहीं ऑडियो कैप्चा भी मिलेगा। और अब से जो भी रिज़ल्ट अपना चेक करना चाहेगा, कोई भी अगर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट भी है या कोई भी है, तो वो आराम से चेक कर पाएंगे। और इस तरह के इश्यूज़ को रेस करने के लिए आप भूमिका ट्रस्ट को लिख भी सकते हैं, जो कि ईमेल आईडी है bhumikatrust3@gmail.com इस रिगार्ड में। और एक चीज़ मैं आपको और अच्छी बताना चाहूँगा, जितने भी दिल्ली में विकलांग व्यक्ति रहते हैं, जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ रहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अगले कुछ समय के लिए भूमिका ट्रस्ट जितने भी विकलांग या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको फ्री लीगल एड, फ्री कानूनी मदद मुहैया कराने के लिए तैयार है। किसी भी मैटर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक के लेवल में आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमको ईमेल लिख के, जो मैंने आपको ईमेल आईडी भी बताई थी, क्या मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, bhumikatrust3@gmail.com। एक बार स्पेल कर देता हूँ, bhumikatrust3@gmail.com। तो आप इस पर हमें लिख भी सकते हैं या मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट नंबर पे, जो कि 9968549003 9968549003। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आवर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं दीपेंद्र मनोचा, प्रेसिडेंट नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, प्रेसिडेंट डेजी फोरम ऑफ इंडिया, फाउंडर ट्रस्टी सक्षम, आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियो उड़ान पे। और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है।
आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल ID admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश महाजन, कम्युनिटी कलर के सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज है तो शेयर करें danish.mahajan88@gmail.com पर। हम कोशिश करेंगे उसे शो में शामिल करने की। आज हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स की। सबसे पहले तो जिन्होंने मेडल जीते हैं उन्हें रेडियो उड़ान की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारे तमाम लिसनर्स की ओर से मुबारकबाद। आइए सबसे पहले आपको लिस्ट बताते हैं। भारत ने 10 मेडल जीते इस बार, एक नया रिकॉर्ड बनाया और इस रिकॉर्ड के अंदर कई रिकॉर्ड बने, तो उसकी भी बात करेंगे और कुछ और बातें करेंगे क्या हुआ पैरालंपिक्स में इस बार। तो भारत ने पहली बार टेबल टेनिस में मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता भवीना पटेल ने। तो उन्होंने पहली बार भारत को टेबल टेनिस में मेडल दिलाया। निशात कुमार ने हाई जंप में भारत को सिल्वर मेडल जितवाया। अबानी लिखारा पहली वीमेन गोल्ड जीतने वाली पैरालंपिक प्लेयर बनी। भारत की ओर से पहली बार किसी वीमेन ने गोल्ड जीता। उन्होंने शूटिंग में ये मेडल जीता। देविंदर झझेरिया, इन्होंने अपना तीसरा मेडल जीता जब से ये खेल रहे हैं। इस ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता टोक्यो में। और जोगिंदर सिंह बेदी के साथ इन्होंने लेवल कर लिया, उन्होंने भी 3 मेडल आज तक जीते हैं। तो इन्होंने भी एक और नया रिकॉर्ड बनाया। तो टेबल टेनिस में भारत ने 1 मेडल जीता पहली बार। अबानी लिखारा पहली भारतीय बनी जिन्होंने गोल्ड जीता, पहली भारतीय महिला। देविंदर झझेरिया योगेंद्र सिंह बेदी को इन्होंने लेवल किया। देवेंद्र जी ने जैवलिन थ्रो में मेडल जीता। सुंदर सिंह गुर्जर जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज जीता इन्होंने। योगेश कथनिया मेंस डिस्कस थ्रो में इन्होंने मेडल जीता सिल्वर। सुमित एंथल गोल्ड जीता इन्होंने जैवलिन थ्रो में। सिंहराज जी ने ब्रॉन्ज जीता शूटिंग में। मरियप्पन थंगवेलू, जो जाना माना नाम है पैरालंपिक्स का, हाई जंप में सिल्वर जीता इन्होंने। शरद कुमार ने हाई जंप में ब्रॉन्ज जीता। तो ये मेडल्स थे भारत ने जो जीते हैं। तो 3 रिकॉर्ड मैंने आपको बताया कि बने हैं और 10 मेडल हमने पहली बार जीते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो जहां एक तरफ हमने मेडल जीते, पूरे देश में उत्साह है। कई इसमें ऐसे प्लेयर है जिन्होंने बहुत इंडिविजुअल तौर पे मेहनत की। देविंदर जी हो या अबानी लिखारा हो, उनकी फैमिली की जबरदस्त सपोर्ट थी। तो पीसीआई ने कुछ गड़बड़ें भी की, उसकी भी बात करते हैं। आपको मालूम होगा नरेश कुमार का केस था, जो डेफ हैं और शूटिंग में उन्होंने जाना था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि भाई मुझे एंट्री दिलाइए, मुझे लेके नहीं जा रहे। हालांकि उनके केस में कई तरह की बातें चल रही हैं कि वो लगातार 5-6 बार जा रहे हैं और कोई मेडल नहीं आ रहा और पब्लिक मनी के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। जब हमारे पास पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कोर्ट तक ये बात पहुंचनी चाहिए थी। दूसरे खिलाड़ी थे विनोद कुमार, जिनकी क्लासिफिकेशन नहीं हुई। मतलब उन्होंने एक मेडल भी जीता, लेकिन दूसरी टीमों ने विरोध कर दिया कि इस कैटेगरी में ये इनकी क्लासिफिकेशन नहीं होती है। तो ये जो पहले ही पता लग जाता है, लेकिन पीसीआई ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया और अभी गोलमोल जवाब दे रहे हैं मीडिया में। तो इतनी बड़ी कमेटी है, इतना स्टाफ है, तो ये क्या करते हैं? वहां प्लेयर गया है, एक मेडल जीतना, कितना डिसअपॉइंटमेंट है उसके लिए कि मेडल जीता विनोद ने और बाद में पता चला कि क्लासिफिकेशन ही उनकी नहीं है उस इवेंट में। तो जो बाकी स्टाफ था वो क्या कर रहा था? क्या भारत को टाइम पर इंटरवीन नहीं करना चाहिए था? और दोस्तों 4 स्टेट्स में पीसीआई बैन है, तो आपको पैरालंपिक
में क्या क्या हुआ, क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस बार मेरे बदलता दौर में संडे। जरूर सुनिएगा क्या गड़बड़े वहाँ पे चल रही हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे स्पोर्ट्स एक अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो ये ऐतिहासिक चीज हुई है कि हमने 10 मेडल जीते हैं। इससे होगा क्या, एक और नई फील्ड खुली है जिसमें अब स्पोर्ट्स में भी जो डिसेबल्ड है बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, चाहे एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखिए, चाहे अवेयरनेस की दृष्टि से देखिए। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। जितने प्लेयर्स जीते हैं इनको प्राइज मनी भी अच्छी मिलेगी और लोगों को अब ये लगना शुरू हुआ है कि हाँ, पैरालंपिक स्पोर्ट्स में भी हमारा भविष्य है। तो बहुत सारे जो लोग हैं हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे जो भारत का नाम रोशन करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हुई है। तो ये हम सबको जानना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए जिन लोगों ने मेडल जीते हैं, हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। अगले सप्ताह मिलूंगा किसी और टॉपिक पे। बहरहाल दीजिए इजाजत। बदलता दौर इस बार जरूर सुनिएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज़ हेडलाइंस एक बार फिर। देश के लिए टोक्यो पैरालंपिक्स में टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीतने वाली भाविनाबेन पटेल ने कहा, वे खुद को नहीं समझती हैं दिव्यांग। मद्रास उच्च न्यायालय के राज्य सरकार को निर्देश, डिसेबल्ड फ्रेंडली बसों की खरीद के लिए 4 हफ्ते के भीतर रोड मैप करे प्रस्तुत। भारत के प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने विकसित की भारत की पहली मोटर चालित व्हीलचेयर। तमिलनाडु की एक आदिवासी मां मजबूर है अपने बच्चे को खंबे से बांध कर रखने को, राज्य सरकार से लगाई मदद की गुहार। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।